गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो अपना जो लास्ट जो टॉपिक था और अपना कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से था और वो था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, और बाकी जो डिजीजेस थी वो अपन ने सारी डिस्कस कर ली। तो आगे अपन जो सिस्टम शुरू कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जो एमएसएन फर्स्ट है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पे भी है, और इसके अलावा जो थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट है पीडीआई के अंदर, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग कुछ एनोमलीज जो बच्चों के अंदर पाई जाती है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। देखो, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का अगर मीनिंग निकाले तो इसके वर्ड से ही अपन इसका मीनिंग खोजने की कोशिश करेंगे। इसका जो वर्ड है इसी से क्या करेंगे, मीनिंग खोजने की कोशिश करेंगे। पाइलोरिक का मतलब होता है जो पाइलोरस पार्ट है स्टोमक का, या फिर क्या बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टोमक, या फिर ये क्या है, पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल, कैनल का मतलब समझते हो, एक सुरंग जैसे, मतलब एक केविटी टाइप में। तो पाइलोरिक कैनाल है पाइलोरिक का मतलब, और स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोविंग ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नेरोविंग ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो, पाइलोरिक का मतलब है पाइलोरिक कैनाल से, और स्टेनोसिस का मतलब है नेरोविंग ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब देखो क्या हो रहा है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, मतलब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या फिर ये जो पाइलोरिक कैनाल है, इसका क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या हो रहा है, ये जो कैनाल है पाइलोरिक कैनाल, इस कैनाल का क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रहा है। और हाइपरट्रोफी अर्थात सेल की क्या हो रही है, साइज हो रही है, वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जो सेकंड नंबर जो स्टोमक का जो स्पिंक्चर है, मतलब इसको बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंक्चर, जो कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो यहाँ पे जो ये पूरा पार्ट है ये माना गया है किसके अंदर, पाइलोरिक कैनाल का। तो यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गई, तो जाहिर सी बात है इस स्पिंक्चर में भी हाइपरट्रोफी होगी, और हाइपरट्रोफी की वजह से क्या हो गया, ये पार्ट नेरो हो गया, इसलिए इसको बोला गया पाइलोरिक स्टेनोसिस। मतलब हाइपरट्रोफी हुई, ये जो पाइलोरिक पार्ट है स्टोमक का, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हुई, उस हाइपरट्रोफी की वजह से जो स्पिंक्चर पार्ट है उसकी भी हाइपरट्रोफी हुई, क्योंकि ये पूरा पार्ट पाइलोरिक कैनाल का ही पार्ट है, और यहाँ पे हाइपरट्रोफी होने की वजह से वो नेरो हो गया, तो अपन ने इसको बोल दिया पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये जो यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स पाई जाएगी, कहाँ पे, ये जो इतना एरिया है, मतलब चाहे ये स्पिंक्चर हो, पाइलोरिक स्पिंक्चर हो या पाइलोरिक कैनाल हो, ये किसका बना होता है, ये जो सर्कुलर मसल फाइबर का बना होता है, सर्कुलर मसल फाइबर, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्मूथ विसरल मसल, स्मूथ विसरल मसल। ठीक है, मतलब सर्कुलर जो मसल फाइबर है या स्मूथ विसरल मसल, क्योंकि ये जो एरिया बना हुआ है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। कौन सी स्मूथ मसल्स है, विसरल, एक पेराइटल होती है एक विसरल होती है। तो ये क्या है, ये विसरल है, जो अंदर वाली, बाहर वाली पेराइटल होती है और अंदर वाली विसरल होती है। तो विसरल स्मूथ मसल्स या सर्कुलर जो मसल्स फाइबर जिससे ये पाइलोरस पार्ट बना हुआ है, या पाइलोरिक स्पिंक्चर बनाया हुआ है, या पाइलोरिक कैनाल बना हुआ है, इन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्मूथ मसल्स फाइबर का क्या हो गया, या इस जगह क्या हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया, मतलब सेल की साइज बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो पार्ट क्या हो गया, नेरो हो गया, वो पार्ट क्या हो गया, नेरो हो गया, सकरा हो गया। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब है नेरोविंग ऑफ द पाइलोरिक स्पिंक्चर पार्ट और पाइलोरिक कैनाल ऑफ द स्टोमक ड्यू टू द हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी, तो डेफिनेशन क्या बता सकते हैं अब इसकी,
अब इसकी डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, मैंने अभी बताया आपको डेफिनेशन कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पाइलोरिक जो पार्ट है वहाँ का क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज द नैरोविंग ऑफ द पाइलोरिक केनाल, या फिर बोल सकते हैं स्पिंक्चर। पाइलोरिक स्पिंक्चर का क्या हो रहा है, नैरोविंग हो रहा है वो, ड्यू टू द, किस वजह से पाइलोरिक स्पिंक्चर या केनाल नैरो हो रही है, ड्यू टू द हाइपरट्रोफी, ड्यू टू द हाइपरट्रोफी मतलब सेल की साइज बढ़ रही है, सेल बड़ी हो रही है वहाँ पे, हाइपरट्रोफी ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ पाइलोरिक स्पिंक्चर या केनाल। मतलब पाइलोरिक स्पिंक्चर और केनाल यहाँ की क्या हो रही है, इन दोनों की, स्पिंक्चर और केनाल की जो सर्कुलर मसल्स है उनके अंदर हाइपरट्रोफी हो रही है। और हाइपरट्रोफी की वजह से क्या होता है, आप देखो ये तो डेफिनेशन थी, हाइपरट्रोफी से क्या होगा, जो कंटेंट जो बच्चे को जो फीड कराया जाता है, जो भी बच्चे को मिल्क वगैरह फीड करवाया जाता है वो ड्यूडेनम से होके स्टोमक में आएगा, स्टोमक से फिर आगे जाना चाहिए, ये इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइपरट्रोफी होने की वजह से या तो कंटेंट आगे की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाएगा, या काफ़ी कम मात्रा में एक लिटिल अमाउंट में क्या होगा, यहाँ से वो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि स्टोमक, इसका काम क्या होता है स्पिंक्चर का, कि जो फूड है उसको डाइजेस्टेड जो फूड है, यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है उस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ ले जाना, स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर भेजना और वापस रीगर्गिटेशन से बचाना, मतलब बैक फ्लो से बचाना। सेम एज जो कार्डियक स्पिंक्चर का काम क्या होता है, जो यहाँ से जो फूड आता है उसकी एंट्री करना, और ड्यूडेनम से जो फूड है उसको स्टोमक में एंट्री करना, और स्टोमक से जो फूड है, स्टोमक में जो फूड है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करना वापस ड्यूडेनम में जाने से। ठीक है, तो ये काम होता है। और ये दोनों कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उनके द्वारा। जैसे एक पाइप को पकड़ के ऐसे किया तो इधर तो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, फिर वापस पकड़ लिया, फिर ऐसे मूवमेंट हुआ, फिर वापस पकड़ लिया, इस हिसाब से क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल में होती है। अब अपन बात करें, जैसे ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर है, यहाँ पे हाइपरट्रोफी होने की वजह से अब क्या प्रॉब्लम अपन को फेस करनी होगी, क्या प्रॉब्लम्स अब अपन को फेस करनी होगी, वो बात करते हैं अपन। अब क्या होगा पाइलोरिक स्टेनोसिस में, अब क्या होगा, जैसे फीडिंग की, बच्चे ने क्या किया, फीड किया, फीड करने के बाद में जो कंटेंट जाना था, किसके अंदर जाना था, वो गया स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर कंटेंट गया। अब स्टोमक में क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, पाइलोरिक स्पिंक्चर में, पाइलोरिक स्पिंक्चर में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, एंट्री है जो फूड की, जो एंट्री इंटेस्टाइन में होनी चाहिए, इंटेस्टाइन में जो फूड की एंट्री होनी चाहिए, वो नहीं होगी, वो क्या होगा, नहीं होगी। अब अगर फूड इंटेस्टाइन के अंदर नहीं गया, मतलब फूड वहीं तक रह गया, ठीक है, आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो एक कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन। उस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, आगे फूड जाएगा या नहीं। दूसरी कंडीशन होगी
फूड अगर अंदर की तरफ ही रहेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो हो रही है भाई, अंदर की तरफ स्टोमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो फूड क्या हो जाएगा, रीगर्गिटेट हो जाएगा। रीगर्गिटेट मतलब उस फूड का क्या हो जाएगा, बेक फ्लो हो जाएगा। बेक फ्लो, जो फूड स्टोमक से ड्यूडेनम में जाना चाहिए था, अपना जो स्टोमक था उसके दोनों तरफ दो स्ट्रक्चर है, दोनों ही स्ट्रक्चर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ऊपर की तरफ था इसोफेगस, वो भी 25 सेंटीमीटर का था, और नीचे की तरफ क्या है, ड्यूडेनम पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी 25 सेंटीमीटर का ही है। अब क्या होगा, जो फूड स्टोमक से जो ड्यूडेनम के अंदर जाना चाहिएगा वो नहीं जा रहा, मतलब बेक फ्लो हो रहा है, मतलब वापस रीगर्गिटेट हो रहा है, जिसकी रीगर्गिटेट फूड होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, वोमिटिंग। और ये वोमिटिंग कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल टाइप की, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जैसे अचानक से विदाउट कोई वार्निंग दिए बगैर ही अचानक से वोमिटिंग होती है और बार बार वोमिटिंग होती है, मतलब जो भी बच्चा खाएगा वो वापस निकल जाएगा तुरंत, जैसे ही खाया वो सारा वापस कंटेंट बाहर निकल जाएगा। बार बार वो जो खाना खाता है बार बार उसको वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग इतनी फोर्सफुली होगी इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से बेक फ्लो हो रहा है, तो वोमिटिंग होगी जो फोर्सफुली होगी, और आप जो कंटेंट है स्टोमक से वो काफ़ी दूर जाके गिरेगा, कुछ दूरी पे जाके गिरेगा। नॉर्मल जो वोमिटिंग होती है उससे काफ़ी दूर जाके वो कंटेंट गिरेगा। इसके अलावा बात की जाए, ये जो वोमिटिंग होगी इसके अंदर क्या होगा, बाइल नहीं होगा, ये वोमिटिंग होगी नॉन बिलियस, नॉन बिलियस वोमिटिंग। नॉन बिलियस इसलिए होगी, ये वोमिटिंग नॉन बिलियस क्यों होगी, नॉन बिलियस इसलिए होगी क्योंकि बाइल कहाँ से रिलीज होता है, बाइल कहाँ से रिलीज होता है, अपना जो अपन ने बताया था कि एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं। एक्सोक्राइन के रूप में तो क्या वो रिलीज कर रही है जो बाइल मतलब जूसेज वगैरह है ना, एंजाइम वगैरह, इनको रिलीज करती है विद ए डक्ट, वो है अपना पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या जूसेज या एंजाइम रिलीज करता है विद ए डक्ट, और इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूसेज। और पेनक्रियाटिक जूस वगैरह, बाइल वगैरह, ये सब क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाके मिक्स होता है। और इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वहाँ पे फूड के अंदर जो बाइल वगैरह है वो फूड का अंदर क्या होता है, मिक्स होता है। अगर फूड इंटेस्टाइन में जा रहा ही नहीं है, फूड क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा ही नहीं है, वो बाइल वहाँ पे आएगा ही नहीं डक्ट के थ्रू, और तो फूड के अंदर मिक्स नहीं होगा बाइल, और बाइल मिक्स नहीं होगा मतलब वो वोमिटिंग कैसी है, नॉन बिलियस है, क्योंकि फूड सिर्फ स्टोमक तो पहुँचा और स्टोमक से ही वापस बेक फ्लो हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन बिलियस टाइप ऑफ वोमिटिंग। इसके अलावा बात की जाए, इसके अलावा अपन बात करें और जो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में कि क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं अपन लोग। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस की, तो अपन ने एक तो डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मतलब बार बार वोमिटिंग हो रही है, और वोमिटिंग इतनी फोर्सफुली हो रही है और विदाउट एनी वार्निंग वोमिटिंग हो रही है और बार बार वोमिटिंग हो रही है, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और वोमिटिंग कैसी होगी, नॉन बिलियस, उसमें बाइल नहीं होगा, क्योंकि बाइल मिक्सअप कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, और बाइल मिक्स कहाँ से होगा, ड्यूडेनम पे तो फूड जाएगा नहीं, ड्यूडेनम में तो फूड जाएगा ही नहीं, और ड्यूडेनम में फूड नहीं जाएगा तो वोमिटिंग कैसी होगी, नॉन बिलियस, उसमें बाइल नहीं होगा, बार बार वोमिटिंग होगी, फूड कंटेंट वहाँ से बाहर निकलेगा। इसके अलावा क्या होगा, उस व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगेगी, हंगर विगोरसली, ज़्यादा भूख लगेगी उस व्यक्ति को। ज़्यादा भूख क्यों लगेगी, खा रहा है कंटेंट, वो तुरंत निकल रहा है, तुरंत वोमिटिंग हो रही है, तो भूख तो लगेगी, और भूख लगेगी फिर भी वेट लॉस होगा, क्योंकि फूड जो खाएगा, जितना भी खाएगा वो सारा वापस निकल जाएगा,
उसका जो बोलते हैं ना, वो खाने का जो कस बनना चाहिए, कस बनने के बाद में जो खाना निकलता है वो तो वेस्ट होता है, लेकिन ये तो खाया, स्टोमक में गया और वहीं से वापस निकल गया, तो वो खाया पिया उसके लगेगा ही नहीं, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा और साइन सिम्टम्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, ओलिव सेप मास। ओलिव का मतलब होता है जैतूनी, जैतून। जैसे ओलिव तेल कुछ महिलाएं या लड़कियां ओलिव का तेल यूज करती है स्किन को चमकाने के लिए, मतलब गोरापन पाने के लिए, स्मूथनेस के लिए ओलिव, जिसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिला के यूज किया जाता है। ओलिव सेप मास ओलिव सेप मास अपीयरेंस होगा जब आप पालपेट करोगे, ओलिव सेप मास का क्या होगा, अपीयरेंस होगा। अपीयर कब होगा ओलिव सेप मास, जब आप पालपेट करोगे। कहाँ पे पालपेट करोगे, ऑन राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट। मतलब ओलिव सेप मास का अपीयरेंस होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, कब, पाल्पेशन के दौरान, ड्यूरिंग पाल्पेशन, ड्यूरिंग पाल्पेशन। जब आप पाल्पेट करोगे, जैसे अपना ये अपना क्या है, ये एब्डोमेन है, मैंने बांटा इसको एब्डोमेन को, अपन इंस्पेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, दोस्तों ये है राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, यह है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इंस्पेक्शन करते हैं तो सबसे पहले ऐसे करते हैं इंस्पेक्शन, इस हिसाब से। सबसे पहले राइट लोअर क्वाड्रेंट का, फिर राइट अपर क्वाड्रेंट का, और फिर लेफ्ट अपर का, फिर लेफ्ट लोअर का। कभी भी अपन इंस्पेक्शन करेंगे तो इस हिसाब से ही करेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, फिर राइट अपर क्वाड्रेंट, फिर लेफ्ट अपर और फिर लेफ्ट लोअर। तो इस हिसाब से अपन को फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन का सिस्टम का तरीका यही होता है। इसके अलावा अपन बात करें ओलिव सेप मास का अपीयरेंस होगा। इसके अलावा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। जैसे ही बच्चा खाना खाएगा, खाना खाते वक्त अपन को देखने को मिलेगा, अपन को इंस्पेक्शन करने को मिलेगा। वहाँ पे तो क्या कर रहे थे, पाल्पेशन कर रहे थे। पाल्पेशन का मतलब होता है बाई टच करके पता लगाना कि यहाँ पे ओलिव सेप मास कुछ चीज़ है, ऐसा अपीयरेंस होगा। और अपने एग्जामिनेशन का तरीका पता कि इस हिसाब से एग्जामाइन करते हैं। अब जैसे अपन एक दूसरे तरीके से बांटे, क्वाड्रेंट के अंदर बांटे तो 3 क्वाड्रेंट, टोटल 9 क्वाड्रेंट के अंदर अपन एब्डोमेन को इमेजिनरी बांटते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो क्या होता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है। ये क्या होता है, एपिगेस्ट्रिक। ये होता है अम्बलाइकस और ये होता है हाइपोगेस्ट्रिक। ये होता है हाइपोगेस्ट्रिक और ये क्या होता है, एपिगेस्ट्रिक। ये होता है अम्बलाइकस, ये होता है हाइपोगेस्ट्रिक। ये कौन सा है, राइट साइड है, तो तीनों राइट के होंगे। अपर वाला जो पार्ट है ये होगा हाइपोकॉन्ड्रिक, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये होगा राइट हाइड्रोकॉन्ड्रिक रीजन आ गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ गया। उसके बाद में आएगा, ये होगा राइट इलियक रीजन, ये कौन सा होगा, लेफ्ट इलियक रीजन। तो अपन को ये ऐसे याद रखना होता है कि जैसे अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन इस पार्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है तो अपन को यहाँ पे कुछ एक चीज़ और देखने को मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन,
जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, या फिर उसको बोल सकते हैं वेव लाइक मूवमेंट इंस्पेक्टेड, मतलब देखे जा सकते हैं ड्यूरिंग फीडिंग। फीडिंग के दौरान वेव लाइक मूवमेंट देखे जा सकते हैं। कहाँ पे? फ्रॉम, जो कि किधर से वेव लाइक मूवमेंट होंगे? फ्रॉम लेफ्ट। जैसे मेरा लेफ्ट हिस्सा कौन सा है? ये वाला लेफ्ट हिस्सा है, और इधर कौन सा? लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट मतलब हाइपोकोन्ड्रिक रीजन से होकर, मतलब बोल सकते हैं थ्रू द हाइपोकोन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट साइड की ओर, हाइपोकोन्ड्रिक रीजन के लेफ्ट से राइट साइड की ओर वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे? जब बच्चा फीडिंग करेगा। जब बच्चा फीडिंग करेगा तो आपको जो वेव लाइक रीजन है, वेव लाइक जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। अपन ने इनको बांटा था कि ये तो क्या है? हाइपोकोन्ड्रिक रीजन है, और ये एपिगेस्टिक रीजन है। ये क्या है? लंबार रीजन है। ये क्या है? लंबार रीजन। कौन सा? लेफ्ट लंबार। ये कौन सा? राइट लंबार। तो ये तो हाइपोकोन्ड्रिक रीजन, ये लंबार रीजन, ये इलियक रीजन, ये एपिगेस्टिक रीजन, ये एम्ब्लाइकस, और ये हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग फीडिंग। तो अपन बोल सकते हैं वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्टेड मतलब देखे जा सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग फीडिंग। फीडिंग के दौरान, बच्चे के फीडिंग करते हुए दौरान वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और कहाँ से? थ्रू लेफ्ट टू राइट। ये कौन सा रीजन है? एपिगेस्ट्रिक रीजन, या एपिगेस्ट्रिक रीजन। तो एपिगेस्ट्रिक रीजन के लेफ्ट से राइट की ओर आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलेंगे, इंस्पेक्ट करने को मिलेंगे बच्चा जब खाना खाता है उस वक्त। मतलब बच्चा तो फीडिंग करेगा, खाना खाने में बच्चे को क्या मिलेगा? फीडिंग। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि बच्चा जो 4 महीने तक रहता है तब तक बच्चे को क्या फीडिंग ही दी जाती है। उसके बाद में वीनिंग शुरू की जाती है। वीनिंग होता है समथिंग सेमी सॉलिड डाइट टाइप में। वीनिंग 4 महीने से शुरू की जाती है। कहीं पे 6 महीने भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपन बात करें और जो साइन सिम्टम्स है कि क्या हो रहा है? वोमिटिंग हो रही है। वोमिटिंग होने के बावजूद वोमिटिंग हो रही है तो फूड कंटेंट बाहर जा रहा है और उसको बॉडी की नीड है, खाने की ज़रूरत है, एनर्जी की लॉस हो रही है, मतलब वहाँ पे लिथार्जी हो रही है। पहली बात, एनर्जी का लॉस हो रहा है तो लिथार्जी हो रहा है। लिथार्जी हो रहा है। बार बार वोमिटिंग होने की वजह से आदमी को इरिटेबिलिटी होती है। इरिटेबिलिटी होती है। उस बच्चे को इरिटेबिलिटी होती है, लिथार्जी होती है। और उसके बावजूद क्या होता है? बच्चा रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि बच्चे को क्या हो रहा है? बार बार वोमिटिंग हो रही है, भूख भी लग रही है, तो बच्चा क्या करेगा? क्राइंग भी करेगा। और बार बार भूख लग रही है मतलब विगोरसली हंगर, बार बार भूख लग रही है। बच्चे का बार बार भूख लगना और वोमिटिंग होना, और उसके बावजूद क्या होगा? वेट लॉस होगा, क्योंकि फूड कंटेंट स्टोमक के बाद में वहीं से रिवर्ट बैक हो रहा है या रिगर्गिटेट हो रहा है, तो वेट भी क्या होगा? लॉस ऑफ वेट लॉस होगा। मतलब वेट लॉस हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, मतलब खाना बराबर खा रहा है लेकिन खाना खाने के बावजूद भूख भी ज़्यादा लग रही है, खाना भी खा रहा है लेकिन वोमिटिंग होके सारा कर यहाँ पे क्या हो जाता है? पानी फेर दिया जाता है। तो खाना उसको मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा मतलब माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। और माल न्यूट्रिशन के साथ साथ
फूड कंटेंट बॉडी से बाहर निकल रहा है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन है नहीं, तो फेलियर ऑफ थ्राइव भी देखने को मिलेगा। फेलियर ऑफ थ्राइव मतलब, फेलियर ऑफ थ्राइव का मतलब बच्चे का उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट गेन नहीं होगा, नॉट गेन वेट इन रेस्पेक्ट टू या इन रेस्पेक्ट टू एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग वेट गेन नहीं होगा, मतलब फेलियर ऑफ थ्राइव। क्या हुआ, वोमिटिंग हुई तो बॉडी को वापस वोमिटिंग हुई तो बॉडी को वापस एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो भूख लगेगी उसको, वापस वोमिटिंग हो जाएगी, तो बार बार वोमिटिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगेगी, लेकिन खाना जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा। खाना प्रॉपर नहीं पहुँचेगा तो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट बॉडी की तो बढ़ेगी और रिक्वायरमेंट पूर्ति नहीं हो पाएगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन की वजह से फेलियर ऑफ थ्राइव आपको देखने को मिलेगा कि वेट उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा बार बार वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड का लॉस होगा बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्या हो रहा है, स्टोमक कंटेंट पूरा क्या जा रहा है, बॉडी से मतलब बाहर जा रहा है वोमिटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अपन क्या पढ़ेंगे, मेजर क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, अपन पढ़ेंगे स्टोमक के थ्रू हो रहा है तो मेटाबॉलिक है, और क्या हो रहा है, पूरा HCl बाहर जा रहा है, तो मतलब जैसे माना ये दो है चीज़ें बराबर की, ये है HCl, ये है HCO3 माइनस, क्या बाइकार्बोनेट है, और ये क्या है HCl, इसको अपन क्या मान सकते हैं, एसिड। ये एसिड और जो ये बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस का जो बैलेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एसिड तो बाहर निकल रहा है, तो एसिड का लेवल कम हो गया तो बेस अपने आप ज़्यादा हो गया, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा, एल्केलोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। पोटेशियम का लॉस होगा, हाइपोकेलीमिया होगा, पोटेशियम का क्या होगा, लॉस होगा, हाइपोकेलीमिया होगा, क्योंकि स्टोमक और इंटेस्टाइनल की वाल, मैक्सिमम बात करें तो मोस्टली इंटेस्टाइनल की वाल पोटेशियम का रिलीज़ करती है, पोटेशियम को रिलीज़ करती है, मेनली इंटेस्टाइन की वाल और कुछ स्टोमक की वाल, तो वो सब कंटेंट है वो बाहर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हाइपोकेलीमिया भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन। उस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का कारण पता है, क्योंकि आगे फूड जा रहा ही नहीं है, तो स्टूल फीसेस कहाँ से पास आउट होगा, कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये तो थे साइन सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं इंसिडेंट्स के बारे में कि क्या इसके इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ये तो थे साइन और सिम्टम्स। आगे बात करते हैं इंसिडेंट्स। साइन सिम्टम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ओलिव सेप मास से और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से और नॉन बिलियस वोमिटिंग से। इंसिडेंट्स मोस्टली होता है जो 2 to 6 वीक के जो बेबी होते हैं, 2 to 6 वीक के बेबी होते हैं, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और मोस्टली देखने को मिलता है, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट मेल बेबी में। फर्स्ट मेल बेबी के अंदर ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। जो मेल बेबी पैदा होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। बच्चे के बर्थ के कुछ वक्त बाद में ही ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। 2 to 6 वीक के दरमियान मोस्टली ये आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका एग्जैक्ट जो कोज है वो तो अननोन है, वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो कोज है वो क्या है, जीन में चेंज है। जीन में क्या है, चेंज, जीन में चेंज की वजह से होता है, लेकिन मोस्टली बताते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता। तो इस वजह से ये क्या होता है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज माना गया इसको। प्रायर इसको क्या मानते थे, सिर्फ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ही मानते थे, इसको सिर्फ कॉन्जेनाइटल
एनोमलीज मानते थे, लेकिन अभी इसको क्या मानते हैं, एक्वायर्ड भी मानते हैं। एक्वायर्ड भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कई बार जैसे सिजेरियन सेक्शन देखेंगे, सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन जो डिलीवरी हुई है उन कंडीशंस में ऐसा देखा गया, और बोतल फीडिंग काफ़ी ज़्यादा करवाने पे भी ऐसा देखा गया। बोतल फीडिंग काफ़ी ज़्यादा करवाने पे भी ऐसा देखा गया। तो प्रायर तो इसको कॉन्जेनाइटल एनोमलीज मानते थे, लेकिन आजकल इसको एक्वायर्ड भी मानते हैं। तो बात कर ली कि बच्चों के अंदर पाया जाता है 2 to 6 वीक के जो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न, नियोनेट या इन्फेंट बोलेंगे अपन, इन्फेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट जो मेल बेबी होगा उसमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट कोज पता नहीं है, लेकिन जीन में चेंज, सिजेरियन डिलीवरी, फ्रीक्वेंट बोतल फीडिंग, उनमें आपको ये देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई कोज और इसके साइन सिम्टम्स के बारे में और डेफिनेशन के बारे में। अब अपन बात करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस की अगर बात करें, डायग्नोसिस की बात करें तो क्लासिकल जो डायग्नोसिस है, क्लासिकल जो डायग्नोसिस है, क्लासिकल डायग्नोसिस होगा यूएसजी। जैसे क्लासिकल साइन होता है, जैसे क्या होता है, क्लासिकल साइन होता है, वैसे ही क्लासिकल डायग्नोसिस है। क्लासिकल साइन इस डिजीज़ का क्या था, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, और वो भी नॉन बिलियस थी। ठीक है, तो क्लासिकल साइन है, क्लासिकल डायग्नोसिस होगा यूएससी। यही डायग्नोसिस क्लासिकल किस किस में रहता है, एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलता है, एक जो प्लेसेंटा प्रीविया है वहीं पे भी ये क्लासिकल डायग्नोसिस है। एब्रप्ट प्लेसेंटा है, वहाँ पे भी ये क्लासिकल डायग्नोसिस देखने को मिलेगा। और एक ही अपनी डिजीज़ है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो क्लासिकल डायग्नोसिस तो होगा यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो पाइलोरिक कैनाल है वहाँ पे हाइपरट्रोफी रहेगी, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तो फूड कंटेंट की एंट्री नहीं होगी इंटेस्टाइन के अंदर, और फूड कंटेंट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड कंटेंट बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। इसके अलावा अदर अपन बात करें तो क्या करेंगे, जो बच्चा है उसको क्या देंगे, बेरियम देंगे। बच्चे को क्या देंगे, बेरियम। बेरियम क्या एक रेडियो ओपेक सबस्टांस है, बेरियम फीड करवाएंगे बच्चे को। एक क्या है, रेडियो ओपेक सबस्टांस है बेरियम। इस बेरियम को फीड करवाएंगे, बेरियम फीडिंग करवाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। आपको पता है बेरियम एक रेडियो ओपेक सबस्टांस है, एक चमकीला है। जैसे ही क्या होगा, ये मतलब बेरियम को दिया जाएगा, बेरियम को फीड करवाया जाएगा, और वो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे जाके रुक जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे रुक के जब एक्सरे करेंगे तो ये बेरियम चमकेगा, मतलब ये बेरियम क्या होगा, चमकेगा। चमकने की वजह से अपन को पता चल जाएगा कि इस पार्ट में या इस जगह क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन को पता लगाने के लिए बेरियम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये चमकता है और वहीं पे रुकेगा जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। दिया गया सामान कहाँ रुकता है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे चेक करेंगे, इसको देंगे, फीड कराएंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट पे ये रुकेगा, उस टाइम अपन एक्सरे करेंगे और एक्सरे में ये चमकेगा, तो अपन को पता चल जाएगा। यूएससी कर ली, बेरियम फीडिंग दे दी अपन ने। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी के अंदर अपन विजुअलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। एंडोस्कोपी अपन उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये डायग्नोसिस हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, कोजेज हो गया, डायग्नोसिस हो गया। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में एक तो होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट।
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है टू रिड्यूस सिम्टम्स, टू रिड्यूस सिम्टम्स। सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कब करते हैं, जब सिम्टम्स को अपन को रिड्यूस करना होता है। तो अपन यहाँ पे सिम्टम्स को कम करने के लिए, मतलब वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए या वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये उसकी पोजीशन, बच्चे की पोजीशन क्या रहेगी कि जिससे वोमिटिंग कम हो। तो एक तो होगी क्या होगी, सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, ठीक है। एक होगी सिटिंग पोजीशन के अलावा राइट लेटरल पोजीशन, या तो सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं या बच्चे को राइट लेटरल अपन पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वोमिटिंग को कम करने के लिए अपन ने सिटिंग पोजीशन दी, राइट लेटरल पोजीशन दी। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एनजी डिकम्प्रेशन, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू डीकम्प्रेशन, मतलब यहाँ से क्या करेंगे अपन, जो फूड कंटेंट जो फीड किया है उसको क्या कर देंगे अपन, उसको क्या कर देंगे, एस्पायरेट कर लेंगे, उसको क्या कर देंगे, डिस्टेंडेड होगा जब अपना स्टोमक, तब क्या करते हैं अपन एनजी ट्यूब डालते हैं और एनजी ट्यूब से गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करते हैं और वहाँ से वो जो फूड कंटेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो फूड कंटेंट है। और बच्चे को क्या रखेंगे, NPO, नील पर ओवर कम, ताकि वोमिटिंग नहीं हो, खाएगा नहीं तो वोमिटिंग कहाँ से होगी, और पेरेंटल फीडिंग देते रहेंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत फीडिंग करवा रहे हो तो वहाँ पे अपन क्या दे सकते हैं उसको, जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 होता है सीरोटोनिन, ये होता है सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये सब सुना है ना आपने, ये क्या है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वही होते हैं, और कहाँ से रिलीज़ होते हैं अपन ने पढ़ा, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, है ना। तो ये सब होते हैं। वैसे तो सीरोटोनिन वगैरह बेसोफिलिक मास्ट सेल होती है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। और इसका एंटागोनिस्ट क्या होता है, ओंडास्टीरोन। तो ओंडास्टीरोन भी अपन उसको दे सकते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट काफ़ी नहीं है, इसका अपन को कोई कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट चाहिए। तो कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जरी। कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जरी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और जो सर्जरी होगी उस सर्जरी का क्या नाम होगा, सर्जरी होगी वो होगी फ्रेडेड राम स्टेंड ऑपरेशन। उसका क्या नाम होगा, फ्रेडेड राम स्टेंड ऑपरेशन। या फिर सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसको बोलें तो अपन इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या बोल सकते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। मतलब अपन को क्या करना है, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है जहाँ पे क्या हुआ है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पे क्या हुआ है, हाइपरट्रोफी हुई है, तो पाइलोरोटोमी भी बोल सकते हैं या फिर पाइलोरोमायोटोमी बोल सकते हैं। पाइलोरो क्योंकि मसल्स को अपन रिमूव कर रहे हैं, पाइलोरिक पार्ट है उसके मसल्स को रिमूव कर रहे हैं, पाइलोरस पूरे पार्ट को रिमूव नहीं कर रहे अपन, पूरी वो जो स्मूथ मसल्स है, मतलब जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स है जहाँ पे हाइपरट्रोफी हुई है, उस सेल को छोटे बहुत इंसिजन से अपन क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो इसको बोल सकते हैं पाइलोरोमायोटोमी, मतलब रिमूवल, मायो मतलब मसल, पाइलोरो मतलब पाइलोरस, जो पाइलोरिक कैनाल है उसकी मसल्स को रिमूव करेंगे बाई, अपन लिख सकते हैं इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइपरट्रोपिक सेल ऑफ द removal of the hypertrophic cell of the pyloric canal with the use of
लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, ये लेप्रोस्कोपी क्या होती है? ये होती है जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको एग्जामाइन करने के लिए लेप्रोस्कोपी यूज करते हैं। लेप्रोस्कोपी की सहायता से अपन क्या करेंगे, जो हाइपरट्रोपिक जो सेल होगी पाइलोरिक कैनाल की, उसमें छोटा सा इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन से क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो अब जो अपन जो ये ऑपरेशन करते हैं, जो रामस्टेन प्रोसीजर या पाइलोरोमायोटोमी करते हैं, तो इससे पहले कुछ बातें ध्यान रखते हैं, तो उसको बोलेंगे प्री ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव में अपन को क्या करना है, एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट का जो पर्सन है, बच्चा है, उसका क्या करना है, प्री ऑपरेटिव की बात करें अपन। प्री ऑपरेटिव तो क्या करेंगे, जो बेबी है उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करेंगे कि कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस चेक करेंगे। इसके अलावा पर्सन को जो नील पर ओवर या नथिंग पर ओरली रखेंगे 6 to 8 आवर्स पहले तक, मतलब जो सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले ही अपन बच्चे को क्या करेंगे, ओरल जो फूड है वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, नील पर और रखेंगे या नथिंग पर ओरल रखेंगे। और पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे तब तक, उस समय टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उसको। पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, अपन नील पर ओरल रखेंगे, और ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखना है। फ्लूइड का मैनेजमेंट भी करना है, अपन फ्लूइड दे सकते हैं क्या, पेरेंटल न्यूट्रिशन तो दे रहे हैं, और IV फ्लूइड भी अपन दे सकते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन अगर हो तो ये तो है प्री ऑपरेटिव। बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। तो पोस्ट ऑपरेटिव में अपन क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में अपन उस बच्चे को तब तक नील पर ओवर रखेंगे जब तक गेग रिप्लेस रिटर्न न हो। NPO until gag reflex return। गेग रिफ्लेक्स रिटर्न, ये गेग रिफ्लेक्स क्या होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरेंजियल रिफ्लेक्स या गेग रिफ्लेक्स को अपन लेरेंजियल रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, फेरेंजियल रिफ्लेक्स या फेरेंजियल स्पाज्म भी बोल सकते हैं। गेग रिफ्लेक्स जब तक नहीं आएंगे तब तक अपन बच्चे को कुछ ही नहीं देंगे। गेग रिफ्लेक्स को अपन नॉर्मली चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, जो पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट होता है उसको किसी भी चीज़ से अपन स्टूमुलेट करेंगे तो अपन को ऐसा महसूस होगा जैसे उल्टी होगी। सुबह अपन जैसे ब्रश करते हैं तो उसके बाद में अपन जैसे अंगुलियों के अंदर की तरफ ले जाते हैं, और अंगुलियां जैसे अंदर की तरफ जो पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट है उसको टच करती है, उसको स्टूमुलेट करती है, तो अपन को ऐसा लगता है उल्टी जैसा लगेगा। तो इसका मतलब क्या, वो फेरेंजियल रिफ्लेक्स उसमें प्रेजेंट है। तो फिर जब फेरेंजियल रिफ्लेक्स या गेग रिफ्लेक्स उसमें प्रेजेंट है, तो जब तक गेग रिफ्लेक्स नहीं आएगा, रिटर्न नहीं होगा, तब तक अपन उसको NPO रखेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, और IV फ्लूइड भी अपन उसको थोड़ा बहुत देते रहेंगे। और उसके बाद में जैसे गेग रिफ्लेक्स रिटर्न होते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लूइड देना उसको शुरू कर देंगे। तो ये था अपना आज का टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसके बारे में अपन ने काफ़ी अच्छी तरीके से बात की। अब अपन आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल एक नई डिजीज़ पोर्शन के साथ आएंगे और नया टॉपिक लेके आएंगे, और आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।